तो एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने सीडीपी का छोटा सा टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 6 से 7 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तारीख बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, या उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, या उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए, या उसे दूसरे समूह के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के कमतर समझना चाहिए? बताएंगे सब लोग। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सीटेट एग्जाम को पास कर रहे हैं तो अभी कभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए अपडेट आए नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। जितने भी लोग यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाशिए पर इससे समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए? उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। हालांकि जो है स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें समानतः किसका सामर्थ्य होता है? बारीक जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है, या प्रभावशाली संप्रेषण का सामर्थ्य होता है, या संज्ञानात्मक नम्यता, या सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने? बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। हालांकि स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में जो है चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें समानतः किसका सामर्थ्य होता है? बारीक जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है। ठीक है, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। पठन वैकल्य एक क्या है? विशिष्ट अधिगम कठिनाई है, या संवेदी क्षति है, या जो है स्वालीनता क्रम विकार का हिस्सा है, या श्रवणात्मक असक्तता है? बताएंगे सब लोग। पठन वैकल्य एक क्या है? यह विशिष्ट अधिगम कठिनाई है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। दृष्टि बाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? स्पर्शनीय चित्र, हस्तलिखित नोट्स, ऑडियो टेप का व्याख्यान, या ब्रेन किताबें? बताएंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग, और जो भी डाउट है डाउट अपना जो है कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। बाकी और भी क्लासेस आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे स्पर्शनीय चित्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई। सॉरी, यहां पे एक छोटा सा प्रश्न गलत हो गया। यहां पे हस्तलिखित नोट्स होना चाहिए। ठीक है, हस्तलिखित नोट्स। दृष्टि बाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में इनमें से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? हस्तलिखित नोट, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर स्पर्शनीय चित्र है तो वो स्पर्श करके वो कर सकते हैं। ऑडियो टेप का व्याख्यान वो सुन सकते हैं। ब्रेल किताबें उनके लिए तो उपयोगी होते ही हैं। तो यहाँ पे हस्तलिखित नोट्स होगा। ठीक है, ये बाधा बन जाएगी। चलिए सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता, या कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित संगठन, या लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? आवेगशीलता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो।
अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। यहां पे कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों के सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। कारण आर है अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे सक्रिय है तो ये आपका सही हो जाएगा, निष्क्रिय आपका है तो गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर यहां पे गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, बताएंगे सब लोग। बहुत अमूर्त और जटिल होनी चाहिए, या असंबंधित खंडों में प्रस्तुतित होनी चाहिए, या विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, या अति आसान और अत्यधिक सरल होनी चाहिए। बताइए अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है। स्मृतिकरण, अभिसंज्ञान, अनुकूलन या आत्मसात्करण। बताइए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है। अभिसंज्ञान कहलाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। बताइए स्व पहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, खोजी अधिगम या निष्क्रिय अनुसरण। देखते ही आप लोग बता दिए होंगे निष्क्रिय अनुसरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बताइए सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो यहां पे अपसारी चिंतन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत होती हैं, या उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, या उनमें उनसे जो है कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है, या उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगें कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिगम आसक्तता, या आंतरिक अभिप्रेरणा, गौरव या राहत। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे अधिगम आसक्तता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बताइए निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, या नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, या सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, या दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। ठीक है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? अभिसंज्ञान, चिंतन, सृजनात्मकता या अधीनता उन्मुखी? अधीनता उन्मुखी हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके सीडीपी के टॉप 15 क्वेश्चन। इन 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।